दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए आज अपन बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की। अब से पहले अपन जो बात कर चुके हैं यानी 1931, 34, 36 और 38 में जो प्रजामंडल बने थे उनकी बात कर चुके हैं। 38 में ही मेवाड़ प्रजामंडल भी बना था, लेकिन अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि जो मेवाड़ प्रजामंडल थोड़ा सा बड़ा है, तो 1938 में जो प्रजामंडल बने थे उनके साथ यानी सभी जो प्रजामंडलों को यानी पढ़ा नहीं जा सकता था। अपनी क्लास थोड़ी ज्यादा ही बड़ी हो जाती, तो अपन मेवाड़ को थोड़ा यानी छोड़ दिए थे। भाई अगली एक क्लास जो मेवाड़ प्रजामंडल पर आधारित रहेगी अपनी। तो 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1936 में बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1938 में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना होती है, क्योंकि अपन पहले भी बात कर चुके हैं 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दे दिया था। हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे थे या अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक। तो इस दौरान जो काफी या सबसे ज्यादा प्रजामंडल बनते हैं उनमें से अपन पिछली क्लास में अपन बात कर लिए हैं, जैसे शाहपुरा प्रजामंडल की, अलवर और भरतपुर प्रजामंडल की, ठीक है। तो मेवाड़ अपना रह गया था। करौली प्रजामंडल की भी पिछली क्लास में बात कर लिए थे, ठीक है। भरतपुर, अलवर, करौली और शाहपुरा प्रजामंडल की बात कर लिए थे। आज अपन बात करते हैं 1938 में ही बने एक प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल की, जो सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा कि भाई एक जो 1938 में जो प्रजामंडल बने थे उनमें से इंपॉर्टेंट और एक बड़ा प्रजामंडल है, ठीक। तो मेवाड़ प्रजामंडल की अपन बात करते हैं। देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना होती है 1938 में होती है, लेकिन जो इस स्थापना से पहले जो वहां पर जो क्या क्या गतिविधियां होती हैं, किस प्रोसेस से वहां के जो नेताओं को गुजरना पड़ता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि अपन और जो प्रजामंडलों के दौरान बात करते आए हैं, ठीक है। तो हेडिंग आप डाल सकते हो मेवाड़ प्रजामंडल। 1938 में स्थापना होती है। 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना होती है। डेट आप डालना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। 24 अप्रैल 1938 को। हालांकि प्रजामंडल की स्थापना की बात अपन थोड़ी आगे करेंगे। 1938 में मैं फिर एक बार बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना होती है मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली, ठीक है। अलवर, भरतपुर, शाहपुरा और करौली की अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। 1938 में स्थापित हुए जो मेवाड़ प्रजामंडल की बात आज अपन कर लेते हैं। फिर जो प्रजामंडल बचे हैं वो शायद अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। वो छोटे छोटे यानी प्रजामंडल है, ज्यादा उनके फैक्ट नहीं है अपने सामने। उनकी जो स्थापना और उनके जो संस्थापक रहते हैं उनका ही नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उनकी भी अपन नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। अब बात आती है मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड या इससे जुड़ी हुई। देखिए यहाँ पर एक बड़े नेता के रूप में आपको नाम याद रखना है, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा का नाम एक बड़ा नाम आता है मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान। साथ ही बलवंत सिंह मेहता का भी नाम ध्यान रख लेना। हालांकि अपन बलवंत सिंह मेहता का नाम आगे बात करेंगे। जो संस्थापकों में माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बया, इनकी भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन पहले बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा की। देखिए साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, तो इस दौरान यहाँ पर जो राजा कौन था ये क्वेश्चन बन सकता है। मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय यहाँ का जो राजा कौन था, मेवाड़ का राजा कौन रहता है, तो महाराणा भूपाल सिंह यहाँ पर जो राजा रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए महाराणा भूपाल सिंह राजा रहता है। ये आप साइड में बॉक्स बना के लिख लीजिए। अब बात आती है माणिक्यलाल वर्मा क्या करते हैं यहाँ पर। तो माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर दो संगठन बनाते हैं। एक प्रकार से जो आश्रम वगैरह जो स्थापना करते हैं, भाई इनके द्वारा अपन जो प्रजामंडल के लिए यानी अपन कुछ गतिविधियां कर सकते हैं या कुछ दिशा यहाँ से दे सकते हैं। तो एक जो अजमेर में जगह पड़ती है नारेली, तो नारेली में एक यानी आश्रम खोलते हैं, सेवा आश्रम, ठीक है। ये नारेली जो जगह पड़ती है ये अजमेर में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेवा आश्रम की स्थापना करते हैं। जो इस सेवा आश्रम है ये क्या करेगा
किसके लिए काम करेगा, यहाँ से क्या किया जाएगा। तो इनका जो उद्देश्य था सेवा आश्रम की स्थापना करना, कि हरिजनों के लिए जो उत्थान का कार्य करेगा, ठीक है, हरिजनों के लिए उत्थान का कार्य करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वैसे अपन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं पूना समझौता, ठीक है, पूना समझौता पढ़ते हैं, यानी 1932 में होता है पूना समझौता। तो उसमें यानी जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो है समझौता होता है। फिर इस समझौते के बाद में जो गांधी जी फिर हरिजनों के उत्थान के लिए ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। हरिजन नामक जो समाचार पत्र वगैरह सब जो निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने हरिजनों के लिए काफी काम किया था, काफी कार्य किया था उत्थान के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये ये आश्रम खोला गया था, स्थापित किया गया था, इसके माध्यम से भी हरिजनों का उत्थान करना ही इनका जो मुख्य उद्देश्य रहा था। एक संगठन है, एक आश्रम की बात कर लिया माणिक्यलाल वर्मा की। दूसरा जो एक और आश्रम खोलते हैं खंडलाई आश्रम, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा के जो निम्नलिखित में से कौन से आश्रम स्थापित किए गए थे। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से आश्रम स्थापित किए गए थे, इनका नाम आ सकता है, और जो अदर ऑप्शन जो दूसरे आश्रम दे देंगे जिनसे माणिक्यलाल वर्मा का कोई लेना देना ही नहीं रहा है, ठीक है। तो खंडलाई आश्रम, ये जो खंडलाई आश्रम से क्या किया जाएगा, तो जनजातियों का जो उत्थान किया जाएगा या उद्धार किया जाएगा। तो जनजाति इस क्षेत्र में जो माणिक्यलाल वर्मा का जो कार्य क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो एक जनजाति थी भील, ठीक है, जनजातियों के उत्थान के लिए या भील जनजाति के उत्थान के लिए जो खंडलाई आश्रम खोला गया था। ये जो स्थान यहाँ पे, ये कहां पर खोला जाता है, डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है सागवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर में जगह पड़ती है सागवाड़ा। तो खंडलाई आश्रम सागवाड़ा डूंगरपुर में स्थापित किया गया था, और सेवा आश्रम नारेली अजमेर में स्थापित किया गया था। सेवा आश्रम का उद्देश्य हरिजनों का उत्थान करना था, और जो खंडलाई आश्रम का जो उद्देश्य है भीलों का उत्थान करना, ठीक है। तो मैं एक बार वापस आपको बताऊं, माणिक्यलाल वर्मा का नाम मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम है। माणिक्यलाल वर्मा ने 2 आश्रमों की स्थापना की थी। एक सेवा आश्रम जो अजमेर के नारेली में स्थापित करते हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा था जो हरिजनों का उत्थान करना या हरिजनों का उद्धार करना। दूसरा आश्रम खंडलाई आश्रम की स्थापना करते हैं, ये जो डूंगरपुर के सागवाड़ा में स्थापित करते हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा था बिलों का उत्थान करना, ठीक है, या बिल उद्धार करना। ये बात हो चुकी है माणिक्यलाल वर्मा की। अब आगे बात करते हैं 1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था, यहाँ के जो लोग, इनको पता चलता है मेवाड़ वाले लोगों को यार हरिपुरा में अधिवेशन हो रहा है। ये हरिपुरा अधिवेशन में जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी वहां पर अध्यक्ष बने हुए हैं। देखिए उदयपुर की तरफ से जो लोग जाते हैं जो हरिपुरा अधिवेशन में, उनका नाम था भवानी शंकर और एक नाम था अमृतलाल सुकवाल, ठीक है। अमृतलाल सुकवाल और भवानी शंकर हरिपुरा अधिवेशन में मेवाड़ की तरफ से उदयपुर की तरफ से जाते हैं। देखिए नाम आप लिख लेना। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में होता है, इसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बने हुए थे। यह इस जो अधिवेशन में उदयपुर की तरफ से अमृतलाल सुकवाल और भवानी शंकर जाते हैं। इनको लगा भाई इस प्रकार से जो वहां पर जो ये व्यवस्था चल रही है, वहां पर अधिवेशन चल रहा है, और जो अधिवेशन के जो लोग, कांग्रेस के जो लोग हैं, प्रजामंडलों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, समर्थन देने की बात कर रहे हैं। तो अमृतलाल जी और जो है भवानी शंकर जी, इनके कानों में पड़ी ये बात। ये लोग वापस इधर मेवाड़ आते हैं, उदयपुर की साइड आते हैं। यहाँ पर आकर लोग जो इकट्ठे हो रखे थे, जिनकी भीड़ हो रखी थी, भाई जो भी आंदोलन वगैरह चलाना होता है इनको तो भाई यानी इकट्ठे होकर ही बातचीत करते हैं, ठीक है। घर घर जाकर थोड़ी ना इस प्रकार की जो कार्य थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इनकी जो वापस जो सभा करते हैं ये अमृतलाल जी और भवानी शंकर जी, और लोगों को बताते हैं यार आपको भी इस प्रकार से कुछ गतिविधियां करनी चाहिए, प्रजामंडल के लिए कुछ बना यानी सोचना चाहिए। वहां पर जो अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का हरिपुरा में, वहां पर तो जो कांग्रेस वालों ने प्रजामंडलों को समर्थन देने की बात कह दी है, लेकिन अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे प्रजामंडलों के मामले में, प्रजामंडलों के संदर्भ में। तो इनके कानों में बात पहुंचती है और ये लोग फिर थोड़ा सा और जागते हैं। तो ये लोग भी प्रजामंडल की स्थापना के लिए सोचते हैं कि प्रजामंडल अपन यानी स्थापित करेंगे। तो ये माणिक्यलाल वर्मा को आकर ये लोग वापस बताते हैं जो अधिवेशन की जो भी बात, प्रजामंडलों को जो समर्थन देने के बाद, और फिर जो है प्रजामंडल स्थापित करने की बात सोचते हैं। तो अब देखिए प्रजामंडल की स्थापना होती है। प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हो जाती है।
ठीक है, डेट आप लिख लेना 24 अप्रैल 1938 को प्रजामंडल यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। अब देखिए जो स्थापना कहां पर होती है इसकी, बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, बलवंत सिंह मेहता के घर पर इसकी स्थापना होती है। देखिए आप लिख लेना जो इस प्रकार के जो फैक्ट होते हैं लाइन टू लाइन पे, बोर्ड पे लिखना तो थोड़ा इम्पॉसिबल रहेगा, लिखूंगा तो अपनी क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी। हालांकि जो सीधा सा नाम है बलवंत सिंह मेहता के घर पर इसकी स्थापना हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की, तो ये आप नोट कर सकते हो। बलवंत सिंह मेहता का जो घर था उसका नाम भी था साहित्य कुटीर, ठीक है, साहित्य कुटीर बलवंत सिंह मेहता के घर का नाम था। इस साहित्य कुटीर नाम के घर पर या घर में जो बलवंत सिंह मेहता का घर था, यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। बात आती है इसके जो संस्थापक होगी, ठीक है, देखिए संस्थापकों की अगर बात आती है तो अपन अभी जो स्टार्टिंग में बात किए थे कि बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बनते हैं। बलवंत सिंह मेहता के घर पर इसकी जो स्थापना हो रही है, तो फिर भाई जो घर पर जिसके इसकी स्थापना हो रही है तो वो थोड़ी सी जिद्दी करेगा, यार मेरे घर पर इसकी स्थापना हो रही है तो अध्यक्ष तो कम से कम मुझे बनाओ, मेरे घर का चाय पानी पी रहे हो आप, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो यानी पावर मेरे को दी जाए। देखिए तो फिर बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए बात आप समझने की कोशिश करना, बलवंत सिंह मेहता के जो घर साहित्य कुटीर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। संस्थापकों में भी बलवंत सिंह मेहता का नाम आता है, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया जाता है। बात आती है उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष इसके जो भूरेलाल भैया रहते हैं, ठीक है, संस्थापकों में माणिक्यलाल वर्मा जी का भी नाम याद रखना आपको। माणिक्यलाल वर्मा को इसका महामंत्री बनाया गया था, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की या स्थापना की अपन बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुई थी। बलवंत सिंह मेहता का घर का नाम था साहित्य कुटीर। बलवंत सिंह मेहता इसके संस्थापकों में से भी रहते हैं और बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। भूरेलाल भैया को मेवाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष बनाया जाता है और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ प्रजामंडल का महामंत्री बनाया जाता है। ठीक है, बात यहाँ तक हो चुकी है, यहाँ तक आपको समझ में भी आ गई होगी। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है संस्थापक और जो इसका सन, ठीक है, स्थापना का सन। अब बात आती है धर्मनारायण जी। धर्मनारायण जी यहाँ के जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे धर्मनारायण। अब देखिए धर्मनारायण ने प्लान तैयार किया, ये जो योजना की बनाई कि यार किसी न किसी प्रकार से ये प्रजामंडल की जो ये बात कर रहे हैं इसको असफल कर दिया जाए, ठीक है, इस जो इनकी योजना को डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो जो धर्मनारायण जी प्लान तैयार करते हैं कि आपने जो प्रजामंडल का पंजीकरण नहीं करवाया है, जब प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो धर्मनारायण जो प्रधानमंत्री थे यहाँ के मेवाड़ के, तो धर्मनारायण ने पंजीकरण न करवाने का हवाला देते हुए प्रजामंडल पर रोक लगा दी। अब देखिए प्रजामंडल को अवैध घोषित कर देते हैं, रोक लगा देते हैं, तो फिर आगे क्या किया जाए? तो माणिक्यलाल वर्मा जी गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी लेते कि एक ही बड़े नेता दिखते थे इनको, भाई जो आंदोलन वगैरह जो भी थोड़े बहुत रोक दिए जाते थे, तो भाई अब क्या किया जाए? तो गांधी जी के पास जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा जी गांधी जी को जाकर कहते हैं भाई इस प्रकार से हमारे जो प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया है मेवाड़ सरकार ने। जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री है धर्मनारायण जी, धर्मनारायण एक काक था, इसका जो सरनेम काक लगा देते, ठीक है, कौवे पालते होंगे, ठीक है भाई। तो गांधी जी फिर इनको समझाते हैं, यार गांधी जी इनको कहते हैं यार वर्मा जी आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए, अगर आपको प्रजामंडल आपके प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया है या रोक लगा दिया है तो आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों लोड ले रहे हो, क्यों टेंशन में पड़ रहे हो? आप वहां से निकल जाइए, आपको वहां पे जो प्रजामंडल नहीं बनाना चाहिए। जो अगर प्रजामंडल बना रहे हो तो इसकी जो गतिविधियों को वहां से जो दिशा नहीं देनी चाहिए, तो फिर कहां से दी जानी चाहिए? तो गांधी जी के कहने से माणिक्यलाल वर्मा जी अजमेर आते हैं और अजमेर से यानी प्रजामंडल को संचालित करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। धर्मनारायण काक जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने पंजीकरण न करवाने का हवाला देते हुए मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया या रोक लगा दी। गांधी जी के कहने पर माणिक्यलाल वर्मा
अजमेर आते हैं और अजमेर से प्रजामंडल का संचालन करते हैं। ठीक, जैसे आपको लैंग्वेज सही लगे वैसे आप नोट कर सकते हो। भाई मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित करने के बाद में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन कहाँ से किया गया था? क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए तो अजमेर से संचालन किया जाता है। अब आगे क्या होता है? भाई वर्मा जी यहाँ से संचालन कर रहे थे अजमेर से, तो फ्री बैठे भी थे, कुछ टाइम इनको फ्री भी मिल यानी फ्री भी हो जाती है। भाई बैठे बैठे क्या करें, एक पुस्तक लिख लेते हैं। तो पुस्तक में क्या लिखा? पुस्तक का जो शीर्षक क्या रखे, जो इसका जो नाम क्या रखे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, ठीक, देखिए मेवाड़ का वर्तमान शासन किसकी पुस्तक है? इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो माणिक्यलाल वर्मा की जो पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासन, तो इन्होंने अजमेर से मेवाड़ प्रजामंडल को संचालित करते हुए एक पुस्तक लिखी थी वर्मा जी ने, मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए मेवाड़ वालों ने प्रजामंडल यानी जो मेवाड़ जो सरकार थी, मेवाड़ सरकार है, उसने प्रजामंडल वालों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई कि यार ये तो प्रजामंडल बना लिए हैं, संचालन भी कर रहे हैं, तो क्यों ना अपन इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, तब ही ये कुछ रोक सकते हैं, इनकी जो गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। तो मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल के जो नेता थे इनको गिरफ्तार करने की प्लान यानी योजना बनाई। ठीक है, अब बात आती है किनको गिरफ्तार किया जाए। अब भूरेलाल भैया, ठीक है, तो इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे प्रजामंडल के, तो भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके कहां पर रखा जाए? सराड़ा किला जो उदयपुर में पड़ता है। ठीक, देखिए जो सराड़ा किला है ये उदयपुर में पड़ता है। भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके सराड़ा किला में नजरबंद किया जाता है। अब एक जो फैक्ट मैं आपको और बताऊं, सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। काला पानी क्या होता है? काला पानी की सजा आप सुनते होंगे लेकिन समझते नहीं होंगे भाई क्यों कहा जाता है, काला पानी की सजा नाम क्यों पड़ा। देखिए काला, ये जो सराड़ा किला है जंगलों के बीच में है। यहाँ पर अगर किसी को नजरबंद कर दिया जाता है, यहाँ पर कोई किसी को गिरफ्तार करके रख लिया जाता है, तो देखिए उसको कोई दिखाई नहीं देता, यानी आदमी से तो या मनुष्य से तो यानी लेना देना ही नहीं रहता है बंदे का जो गिरफ्तार हो रखा है उसका। ठीक है, जंगलों में कोई भी इसके पास नहीं आएगा, तो इस प्रकार से काला पानी की सजा इसको कहा गया है। काला पानी और प्रॉपर तरीके से मैं बताने की कोशिश करूं, अंग्रेजों के टाइम में जो अंग्रेजी सरकार के समय जो काला पानी की सजा कही जाती थी अंडमान निकोबार को, जो भी बंदा अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करता या कोई भी अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधि करता, उसको गिरफ्तार करके अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, उसको काला पानी की सजा कहा जाता था। तो ऐसा ही भाई जो अगर राजस्थान के संदर्भ में अगर ऐसा कोई जेल है, ऐसी कोई जगह जहां पर भाई जो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखे या कोई भी गतिविधियां दिखाई नहीं देती हैं, तो उसको फिर वहां का जो काला पानी कह सकते हैं। तो मेवाड़ का काला पानी की सजा सराड़ा किले को कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये काला पानी वाली सजा आपको समझ में आ गई होगी। तो मेवाड़ का काला पानी की सजा सराड़ा किले को कहा जाता था। या किसी कोई बंदा लगता है भाई यार ये ज्यादा ही उधमबाजी कर रहा है, ज्यादा ही अपने खिलाफ कोई गतिविधि कर रहा है, तो इसको सराड़ा किले में बंद कर दो, लाइन पे आ जाएगा बंदा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बात थी आपको मैं बता दी। अब आगे बात करते हैं। देखिए गांधी जी से वापस मिलते हैं ये जो लोग, भाई जो प्रजामंडल के जो नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो ये वापस गांधी जी के पास जाते हैं, भाई यार ये तो हमें गिरफ्तार कर रहे हैं और गिरफ्तार करके इस ऐसी ऐसी जगह पर और डाल रहे हैं, नजरबंद कर रहे हैं, तो अब क्या करें। तो गांधी जी कहते हैं यार आप सत्याग्रह करो, सत्य के लिए आग्रह करो। ठीक है, तो गांधी जी के कहने पर जो प्रजामंडल के जो लोग थे, जो नेता थे, ये सत्याग्रह करते हैं। देखिए मैं वापस एक बात बताना चाहूंगा, जो अभी मैं कहा था कि गांधी जी के कहने से वर्मा जी अजमेर से संचालन करते हैं। तो अजमेर लगभग जो लोग थे जो आंदोलन करने वाले, अजमेर से अपनी गतिविधियों को संचालन इसीलिए करते हैं कि वहां पर अंग्रेजों का राज था, वहां पर राजाओं को राज नहीं था, वहां पर राजा इनको परेशान नहीं कर सकते थे या गिरफ्तार डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के जो आंखों के तले नीचे रह के या आंखों के तले रहकर यानी कोई भी जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जुलूस वगैरह कर सकते हो, तो इसलिए अजमेर से संचालित करते हैं किसी भी गतिविधियों को, किसी भी आंदोलन को। ठीक है, तो फिर गांधी जी के कहने पर अब ये सत्याग्रह करते, भाई इनको गिरफ्तार किया जा रहा था इसके खिलाफ। ठीक है,
रमेश चंद्र व्यास की अब बात करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन रमेश चंद्र ओझा की बात किए थे, अब यहां पर बात करते हैं रमेश चंद्र व्यास की। देखिए रमेश चंद्र व्यास जो थे मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रही। ठीक, रमेश चंद्र व्यास ठीक है, मेवाड़ के जो प्रथम सत्याग्रही बनते हैं रमेश चंद्र व्यास। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा और अपन बात करते हैं। ये भीलवाड़ा के रहने वाले थे, मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रही बनते हैं। देखिए ये सत्याग्रह शुरू करने वालों में से पहले नंबर पर माने जा सकते हैं। या मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास थे। इनके समय में एक कांड हुआ था, डोगरा कांड। ठीक है, डोगरा कांड इंपॉर्टेंट आता है। देखिए डोगरा कांड की बात बताऊं, प्राणनाथ डोगरा एक पुलिस अधिकारी का नाम था, प्राणनाथ डोगरा। ठीक है, तो प्राणनाथ डोगरा यहां पर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से आया हुआ था। ठीक है, अब ये जो रमेश चंद्र व्यास की बात आती है, इनके साथ एक ज्वाला प्रसाद शर्मा भी थे। ठीक है, रमेश चंद्र व्यास है और इनके साथ ज्वाला प्रसाद शर्मा भी थे। ज्वाला प्रसाद शर्मा और जो ये रमेश चंद्र व्यास थे, इन्होंने मिलकर जो पुलिस प्रशासन पर बम फेंक दिया। अगर सीधी सी बात कही जाए तो प्राणनाथ डोगरा के पर बम फेंक दिया। प्राणनाथ डोगरा बच जाता है, यानी प्राणनाथ डोगरा के प्राण नहीं निकलते हैं, प्राण बच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कांड था इसको डोगरा कांड का नाम दिया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये देखिए जो डोगरा कांड की सन तो थोड़ा सा ध्यान रख ही लेना, 1935 में हुआ था, 4 अप्रैल को हुआ था, अगर डेट भी याद रखना चाहो तो। लेकिन आप डोगरा कांड 1935 में होता, आप सन याद रख लेना। ठीक है, पुलिस अधिकारी पर बम फेंक दिया गया था रमेश चंद्र व्यास के द्वारा। इनके साथ में ज्वाला प्रसाद शर्मा भी शामिल थे। ठीक है, यानी मुख्य भूमिका में थे। ये बात आपको समझ में आ गई। एक जो अन्य पुलिस अधिकारी था इनके साथ, जो प्राणनाथ डोगरा जी के साथ है, यानी सलाउद्दीन नाम का जो पुलिस अधिकारी था वो मारा जाता है और प्राणनाथ बच जाता है। ठीक है, पुलिसकर्मी जो सलाउद्दीन मारा जाता है। अब बात आती है आगे। देखिए जो रमेश चंद्र व्यास थे तो अजमेर से यानी उदयपुर की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो रमेश चंद्र व्यास है अजमेर से उदयपुर की तरफ जाते हैं और प्रजामंडल में गिरफ्तारी देते हैं। ठीक है भाई, अजमेर से वापस अब उदयपुर मेवाड़ की तरफ जाएंगे तो वहां के जो राजाओं के द्वारा इनको पकड़ा जाएगा। भाई अंग्रेज जो क्षेत्र में अजमेर में तो पकड़ नहीं सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो रमेश चंद्र व्यास जो थे अजमेर से उदयपुर की तरफ जाते हैं। उदयपुर की तरफ जाते हैं तो भाई पकड़े जाएंगे, इनको पता भी पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार करेंगे अपने को, तो ये गिरफ्तारी इन प्रजामंडल में गिरफ्तारी देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी और मैं बात बताऊं, मेवाड़ जो प्रजामंडल था तो इस प्रजामंडल की मेवाड़ के बाहर भी कुछ शाखाएं थी। अपन थोड़े आगे चलकर मेवाड़ के 2 अतिरिक्त, यानी जो मेवाड़ से यानी उदय जो अतिरिक्त जो केंद्रों की बात करेंगे, वो अलग है, वो मेवाड़ में ही मिलेंगे अपने को। ठीक है, लेकिन जो मेवाड़ से बाहर अगर अपन बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के केंद्रों की, तो 4 जगह मेवाड़ प्रजामंडल के केंद्र बनाए गए थे, केंद्र स्थापित किए गए थे। वो कहां पर किए गए थे? देखिए वो चारों जो केंद्र थे जो मेवाड़ के बाहर, वो महाराष्ट्र में थे। जैसे अपन बात करते हैं जलगांव की, एक केंद्र की बात करते हैं अकोला की। ठीक है, जलगांव अकोला 2 केंद्र हो चुके हैं, एक जो था नागपुर और एक था बॉम्बे। ये जो चारों जो केंद्र है ये जो थे महाराष्ट्र में थे, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और जो अकोला। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल के जो केंद्र बाहर भी स्थापित किए गए थे? तो 3 प्रजामंडल तो ऐसे दे देंगे जिनके जो प्रजामंडल बाहर से कोई लेना देना नहीं है, जिनके केंद्रों का बाहर से लेना देना नहीं है, और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा मेवाड़ दे दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के कहां पर केंद्र बनाए गए थे, केंद्र स्थापित किए गए थे? तो फिर जो ये बॉम्बे वाले 4 स्थान है ये दे देंगे, बॉम्बे यानी जो महाराष्ट्र वाले जो चारों स्थान दे देंगे, बॉम्बे, नागपुर, जो जलगांव और अकोला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मेवाड़ के बाहर ये जो 4 जगहों पर या महाराष्ट्र में ये जो केंद्र स्थापित किए गए थे, जो शाखाएं खोली गई थी। देखिए जो ये लोग थे, ये जो मेवाड़ के लोग थे, जो सेठ लोग थे, जो महाराष्ट्र में रहते थे, वो यहाँ पर इसकी जो मेवाड़ प्रजामंडल की जो शाखाएं स्थापित करते हैं। केंद्र बोल सकते हो, जो शाखाएं बोल सकते हो। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं जो माणिक्यलाल वर्मा जी की, और उनकी जो पत्नी की भी थोड़ी भूमिका रहती है। उनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी।
देखिए माणिक्यलाल वर्मा जी की जो पत्नी थी, जो नारायणी देवी थे, उनकी एक बेटी भी थी स्नेहलता। ठीक है, स्नेहलता जो वर्मा जी की बेटी थी, नारायणी देवी वर्मा जी की पत्नी थी। इनके साथ एक जो महिला और थी भगवती देवी। तो भगवती देवी और जो ये नारायणी देवी और स्नेहलता, इन लोगों ने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। अगर इन्होंने जो प्रजामंडल में भाग लिया या प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया, तो इसके कारण इनको निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, स्नेहलता प्यारेलाल यानी प्यारेचंद बिश्नोई की जो पत्नी थी भगवती देवी, वर्मा जी की पत्नी जो थे नारायणी देवी, इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था और आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको निष्कासित कर दिया गया, एक प्रकार से मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फैक्ट जो ये जानकारी बताने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इस प्रकार के जो क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो महिला मुखियाओं का जो नाम पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है भाई, जो भगवती देवी थे ये किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है भगवती देवी का। ठीक है, प्यारेचंद बिश्नोई की जो पत्नी थे भगवती देवी। अब आपके माइंड में ये आएगा भाई बिश्नोई तो जो मारवाड़ साइड है, पश्चिमी राजस्थान में हो सकते हैं, तो ऑप्शन आ जाए जो भगवती देवी बिश्नोई ही या किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, तो आप इस साइड से कर सकते हो, जैसे मारवाड़ साइड हो जो मारवाड़ वाले प्रजामंडल से कर सकते हो। लेकिन देखिए जो ये बिश्नोई जो थे भगवती देवी बिश्नोई, ये मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जो बातें होती है इनको समझने के लिए कुछ न कुछ जो पूरी बात अपने को विस्तार से भी करनी पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे अपन बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा जी की बात करते हैं। वर्मा जी को देवली में एक जगह पड़ती है ऊंचा, ठीक है, एक गांव पड़ता है ऊंचा गांव। ठीक है, एक गांव का नाम है, पता नहीं आप कितना ऊंचा होगा। तो देवली में एक गांव पड़ता है ऊंचा, यहां से वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करके उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, बुरी तरीके से पीटा गया वर्मा जी को। ठीक है, चमड़ी छोड़ दी गई एक प्रकार से वर्मा जी की। देखिए पुलिस वालों के हत्थे कभी कोई छड़ जाता है ना, या तो उसको पूछो मत, या फिर वो खुद ही बक देगा या खुद ही बता देगा, पूरी जो भी बात होगी वो पूरी बात बता देगा। भाई पुलिस वालों के जो कोई हाथ छड़ गया ना और उसने कुछ गलत काम किया हुआ होगा, पुलिस वाले को गुस्सा आ रहा होगा, वो कसर नहीं छोड़ेगा भाई, ढंग से सुनताई करेगा उसकी। ठीक है, तो वर्मा जी के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया था, एक प्रकार से ढंग से पीटा गया था वर्मा जी को, ऊंचा गांव में गिरफ्तार किया गया था वर्मा जी को। आगे बात करते हैं। अब जो ये उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, तो गांधी जी को पता चला। गांधी जी को लगा भाई यार ये बात तो गलत है, इतना गलत थोड़ी ना करना चाहिए। वर्मा जी के साथ कुछ भी गतिविधि की हो इन्होंने, लेकिन इस तरीके से मारामारी थोड़ी नहीं की जानी चाहिए। तो फिर गांधी जी का जो समाचार पत्र था, हरिजन समाचार पत्र में गांधी जी इस जो घटना की आलोचना करते हैं। ठीक है, तो वर्मा जी के साथ हुई अमानवीय जो व्यवहार की गांधी जी हरिजन नामक समाचार पत्र में आलोचना करते हैं। ठीक है, आगे और बात करते हैं अपन 3 मार्च यानी 1939 की बात है, 1939 की बात है। ठीक है, तो इस दिन गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह शुरू किया जाता है, यानी सत्याग्रह स्थगित किया जाता है। ठीक है, 3 मार्च 1939 को जो इनके द्वारा जो सत्याग्रह चलाया जा रहा था वो स्थगित कर दिया जाता है। अब देखिए जो सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाएगा तो फिर सरकार वैसे बैकफुट पर आ जाएगी। भाई इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, जो सत्याग्रह चलाया जा रहा है वो ही स्थगित किया जा रहा है, तो फिर अपन भी इनको गिरफ्तार वगैरह क्यों करें, इनके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों करें। सरकार भी झुक जाती है। ठीक है, सरकार का जो उद्देश्य भी यही होता है, कोई भी आंदोलन चल रहा है तो उसको दबाना, किसी न किसी प्रकार से, यानी शांत तरीके से आंदोलन दब जाए तो अच्छी बात है। उनकी थोड़ी बहुत अगर मांग है जो मान लेते हैं तो वो आंदोलन दब जाएगा, रुक जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा तो अच्छी बात है। तो गांधी जी के कहने से 3 मार्च 1939 1939 को ये जो सत्याग्रह आंदोलन जो स्थगित कर दिया जाता है, सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। देखिए कार्यकर्ताओं को फिर रिहा कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। भाई जो इन्होंने सत्याग्रह ही स्थगित कर दिया है तो इनके जो कार्यकर्ता है इनको भी रिहा कर दो। भाई यहाँ पे फालतू में रोटियां तोड़ेंगे, जेल में बैठे बैठेंगे, रोटियों का खर्चा अपने आएगा, सरकार के ऊपर आएगा खर्चा। ठीक है, बजट ज्यादा लगेगा। अब बात आती है, इस समय जो प्रधानमंत्री जो थे टीवी राघवाचारी थे। ठीक है, टीवी राघवाचारी इस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं।
देखिए धर्मनारायण काग की पहले अपन बात कर चुके हैं, ये प्रधानमंत्री पहले थे, लेकिन अब टीवी राघवाचारी प्रधानमंत्री मेवाड़ के, ये थे साउथ इंडिया के यानी दक्षिण भारत के जो टीवी राघवाचारी यहाँ पर आकर मेवाड़ में जो प्रधानमंत्री बनते हैं। ये जो इनको रिहा कर दिया जाता है, प्रजामंडल के जो भी लोग थे जो कार्यकर्ता थे इनको रिहा कर दिया जाता है सत्याग्रह स्थगित करने के बाद। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात कर लिया है। आगे अपन बात करते हैं, देखिए आगे अपन बात करते हैं तो प्रजामंडल ने भाई अब कुछ तो करें, भाई सत्याग्रह स्थगित कर दिया है, अपने जो लोग हैं रिहा होकर बाहर आ गए हैं, अब आगे क्या करें, आगे करें तो इनसे भाई जो बेगार वेगार के जो सिस्टम अपन पहले बात करते आ रहे थे, बेगार का जो बेगार प्रथा चल रही थी उसके खिलाफ अब ये जो आंदोलन करते हैं या जो प्रतिबंध लगवाते हैं, ठीक है, कि बेगार प्रथा को बंद करो, ठीक है, बेगार यहाँ के जो लोग हैं नहीं करेंगे। तो वर्मा जी के नेतृत्व में बेगार प्रथा को बंद करवाते हैं या प्रतिबंध करवाते हैं। एक प्रकार से यह प्रजामंडल की नैतिक विजय मानी जाती है। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की जो नैतिक विजय मानी गई तो बेगार प्रथा को बंद करवाना या प्रतिबंध करवाना माना गया। ठीक है, पहले तो वे गिरफ्तारियां देते आ रहे थे, वर्मा जी को पीट दिया गया था ढंग से मूसा गांव में गिरफ्तार करके, ठीक है, जेल में। तो ये इस प्रकार से भाई आंदोलन कर रहे थे, पिट भी रहे थे, तो बाद में फिर बेगार प्रथा को बंद करवाते हैं और इनकी जो एक प्रकार से नैतिक विजय जो मानी जाती है। अब बात आती है प्रजामंडल का अधिवेशन कि प्रजामंडल और प्रजामंडल जैसे अधिवेशन करते आए हैं वैसे हम भी प्रजामंडल का अधिवेशन करेंगे। तो इनका भाई जो अधिवेशन कर लो भाई, ठीक है, अधिवेशन करोगे तो करोगे ही। तो 1941 में 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन होता है 25-26 नवंबर 1941 को। ठीक है, 25-26 नवंबर 1941 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है, उदयपुर में अधिवेशन होता है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वर्मा जी बनाए जाते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, यानी मेवाड़ प्रजामंडल के जो अधिवेशन होता है इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वर्मा जी यानी माणिक्यलाल वर्मा जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। उदयपुर में इसका जो अधिवेशन होता है, ठीक, ये जो मैं डेट आपको बता दिया 25-26 नवंबर 1941 को ये अधिवेशन होता है। इसके जो उद्घाटन करता थे, ठीक है, उद्घाटन करता जेबी कृपलानी इनके जो अधिवेशन के उद्घाटन करता थे। देखिए आचार्य जीवन दास भगवान दास कृपलानी इनका इस प्रकार से नाम था। अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो भाई आप ज्यादातर जेबी कृपलानी नाम पढ़ते होंगे, पढ़ते आ रहे होंगे, तो इनका पूरा नाम देख लेना। अगर आचार्य जीवन दास भगवंत दास कृपलानी था, ठीक है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा बनाए जाते हैं। देखिए कृपलानी जो जेबी कृपलानी तो मास्टर जी थे, ठीक है, तो इनके द्वारा उद्घाटन किया जाता है। ये जो संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष भी बने थे, ये अदर फैक्ट है, ठीक है, थोड़ी पॉलिटी का फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, साइड में आप लिख लेना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का बना जाए, अपने को क्वेश्चन क्रैक करना है, क्वेश्चन क्लियर करना है। अपन यहाँ पर जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी जो इनसे जुड़े हुए जो फैक्ट है नेताओं से, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो, इच्छा नहीं हो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। लिखना और नहीं लिखना आपका अधिकार है। आगे अपन बात करते हैं जो जेबी कृपलानी जो संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे, और जो जेबी कृपलानी थे जो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, जो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब बात और आती है जेबी कृपलानी की। देखिए जो जेबी कृपलानी की जो पत्नी थे सुचेता कृपलानी रहे, ठीक है, सुचेता कृपलानी का नाम आप जानते होंगे। तो सुचेता कृपलानी जेबी कृपलानी के पत्नी थे। देखिए सुचेता कृपलानी जो भारत में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, यानी भारत के किसी भी राज्य में, देखिए भारत का मैं अभी बोल रहा हूं तो आप शब्दों पे मत जाना, कि भारत में किसी भी राज्य का जो महिला मुख्यमंत्री, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनते हैं सुचेता कृपलानी बनते हैं। हालांकि राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो मैडम जी को आपको सबको पता है, वसुंधरा जी यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के, ठीक है। तो भारत के किसी भी राज्य की अगर बात आती है सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी बनते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जेबी कृपलानी के साथ जो अदर फैक्ट थे इनसे जुड़े हुए वो मैं आपको बता दिए। देखिए जवाहरलाल जो नेहरू जी थे, इनके जो सिस्टर थे, बहन थे, ठीक है, विजयलक्ष्मी पंडित, तो इन्होंने यहाँ पर एक खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था इन जो प्रजामंडल के दौरान ही। इस जो ये अधिवेशन जो चल रहा था
ये मेवाड़ प्रजामंडल का इस अधिवेशन में जो विजयलक्ष्मी पंडित जो थे, जो नेहरू जी के बहन थे, इन्होंने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 8 अगस्त 1942 को माणिक्यलाल वर्मा ने कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस का जो बॉम्बे सेशन चल रहा था, अधिवेशन चल रहा था, उसमें भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अभी कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा जी कहते हैं कि हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। देखिए, ऐसे ही अपन बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की हीरालाल शास्त्री जी, उन्होंने यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, हालांकि आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, जयपुर की तरफ से, और जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? अपन जेंटलमैन जो एग्रीमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसमें बात कर चुके हैं। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में जो समझौता हुआ था, जो शर्तें वगैरह जो भी थी मान ली गई थी। ठीक है, तो फिर ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे ही जो माणिक्यलाल वर्मा जी, इनके जो बॉम्बे सेशन में भाग लिए थे, तो इनको लगा यार अपने को तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो माणिक्यलाल वर्मा ने एक स्टेटमेंट कहा था, एक जो कथन कहा था, ठीक है, एक बात कही थी। तो ये जो स्टेटमेंट आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिख सकते हो, हम तो मेवाड़ी हैं। ठीक है, हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट रहा था। 8 अगस्त 1942 को वर्मा जी कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में या बॉम्बे सत्र में भाग लेते हैं। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी शुरू करते हैं। और इस दौरान उन्होंने डू और डाई वाला जो नारा दिया था, जो उनका सुप्रसिद्ध नारा रहा था गांधी जी का। ठीक है, तो इस जो आंदोलन के लिए, इस आंदोलन के संदर्भ में जो वर्मा जी कहते हैं कि हम तो मेवाड़ी है, हर हर महादेव बोलते आए हैं, यानी इस बार भी हर हर महादेव बोलेंगे। ठीक है, ये वर्मा जी का जो कथन रहा था। देखिए, इसके बाद में 20 अगस्त 1942 की जो बात आती है, प्रजामंडल ने महाराणा को एक अल्टीमेट दिया था, या अल्टीमेटम दिया था कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में यानी सरकार से आप संबंध तोड़ दो, वरना हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल ने जो मेवाड़ महाराणा को एक जो ब्रिटिश सरकार से संबंध तोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, या टाइम दिया था कि आप ब्रिटिश सरकार से संबंध तोड़ दो, वरना हम आंदोलन करेंगे। इसके बाद जो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया कि मेवाड़ सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया, यार ये आंदोलन करे उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लो रे, नहीं तो ये आंदोलन करेंगे, उत्पात मचाएंगे, फालतू में ज्यादा दिक्कत होगी, पहले ही इनको गिरफ्तार कर लो। ठीक है, तो देखिए, नारायणी जी देवी जो वर्मा थे, जो माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी, ये गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, जो नारायणी देवी वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है, इनके साथ इनका 6 माह का पुत्र भी था, दीनबंधु जिनका नाम था। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा जी का 6 माह का जो पुत्र था दीनबंधु को 6 माह की उम्र में, ये 6 माह की आयु में इनकी माताजी नारायणी देवी वर्मा के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। नारायणी देवी वर्मा हवाला देती है, मेरे पास जो मेरे साथ तो 6 माह का पुत्र है, लेकिन जो सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 माह के जो पुत्र को अंदर ले लो। ठीक है, जेल में ही रखना पड़ेगा। तो नारायणी देवी वर्मा अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ जेल में यानी अपनी गिरफ्तारी देते हैं। देखिए, उनकी जो पुत्री सुशीला भी इनके साथ गिरफ्तारी देते हैं। ठीक है, और जो अभी अपन बात किए थे भगवती देवी बिश्नोई, तो भगवती देवी बिश्नोई ही भी गिरफ्तार होते हैं। तो नारायणी देवी वर्मा, उनके पुत्र जो 6 माह के पुत्र दीनबंधु, उनकी पुत्री थी सुशीला और भगवती देवी बिश्नोई, इन्होंने जो प्यारेचंद बिश्नोई की यानी पत्नी थे, तो इन्होंने यहाँ पर गिरफ्तारी दी। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अपन पहले जो बात किए थे स्नेहलता की बात किए थे, तो जो वर्मा जी की पुत्री थी, यहाँ पर बात आती है सुशीला की। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो वर्मा जी के पांच एक जो पुत्रियां थी, ठीक है, पुत्र मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, फिर भी जो उद्धार का कार्य कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। तो जो दीनबंधु था, ये छोटा ही छोटा पुत्र था, तो 6 माह का था। देखिए किस उम्र में जाकर जो पुत्र हो रहा है, हालांकि जो वर्मा जी का अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो 6 माह का, देखिए ये दो थोड़ी बात है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए भी, ठीक है, किस प्रकार से इस उम्र में भी जो 6 माह के बच्चे को लेकर जो इनकी पत्नी थे वो जेल में रहते हैं, ठीक है। इस सुशीला की बात आती है तो थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूंगा। जो सुशीला है ये भी गिरफ्तारी देती है, जो वर्मा जी की बेटी थी,
देखिए सुशीला की जो शादी थी, जो इनकी जो वर्मा जी की पुत्री थी, इनकी जो शादी हुई थी शिवचरण माथुर से। ठीक है, शिवचरण माथुर, आपको नाम याद आ रहा होगा। शिवचरण माथुर राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, शिवचरण माथुर राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार रहे थे 1981 से 1985 तक, यानी 1981 टू 85 तक। ठीक है, फर्स्ट बार रहे थे। और दूसरी बार रहे थे 1988 से 1989 तक, 1988 टू 89 तक। ठीक है, तो शिवचरण माथुर जो राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, उनसे जो वर्मा जी की बेटी सुशीला की शादी हुई थी। ठीक है, देखिए ये थोड़ी सी और बात में बताने की कोशिश करूँ, जो अदर फैक्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इनको जो इस प्रकार से गिरफ्तार कर लिया गया, तो शिवचरण माथुर को लगा यार ससुराल वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी सासू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ तो जलवा दिखाओ, नहीं तो अपनी बात खराब होगी ससुराल में। तो भाई देखिए शिवचरण माथुर थे, इन्होंने डायनामाइट से एक पुल को उड़वा दिया। ठीक है, जो गुना से कोटा की तक जो एक पुल था, रेलवे पुल था, गुना से कोटा तक का, इस यहाँ पर जो कोई बीच में एक पुल पड़ता है, इस पुल को डायनामाइट लगा के या बम से उड़वा दिया था। ठीक है, लोगों को बड़ा ही धमाका करवा दिया शिवचरण माथुर ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए मेवाड़ के जो दीवान थे, जो प्रधानमंत्री थे, टीवी राघवाचारी है, इस समय अपन बात कर चुके। टीवी राघवाचारी की जो दक्षिण भारत से थे या जो साउथ इंडिया से थे। ठीक है, तो राघवाचारी ने प्लान तैयार किया, किसी न किसी प्रकार से इन लोगों को समझाया जाए, इन लोगों को किसी थर्ड पार्टी के द्वारा समझाया जाए, अपने से तो मानेंगे नहीं और आग बबूला होंगे। तो एक ग्वालियर के नेताओं को साथ लेते हैं। ठीक है, ग्वालियर के नेताओं को साथ लेते हैं, और जो राजगोपालाचारी, जो जिनका नाम अपन पढ़ते हैं राजगोपालाचारी, इनको साथ लेते हैं। तो टीवी राघवाचारी, राजगोपालाचारी और ग्वालियर के जो नेता थे, इन लोगों को बुलाते हैं, यार आप वर्मा जी से बात करो और इनको थोड़ा समझाओ, यार इनकी सटक गई है, जो यार इनका जो दिमाग है बिल्कुल भोगला गया है, ये आंदोलन करते ही रहते हैं, एक बार गिरफ्तार होकर बाहर आते हैं, फिर किसी दूसरे आंदोलन से जुड़ जाते हैं, सत्याग्रह कर लेते हैं, यार इनको थोड़ा समझाओ तो सही। तो फिर ये जो राजगोपालाचारी और जो ग्वालियर के जो कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर आते हैं, वर्मा जी से बातचीत करते हैं। हालांकि बातचीत अब भगवान जाने या जो ये करने वाले जाने किस प्रकार से जो बात रखते हैं, लेकिन वर्मा जी इनकी बातों को नहीं मान पाते हैं या नहीं मानते हैं। वर्मा जी उत्तरदायी जो सरकार जो की मांग कर रहे थे, उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की बात कर रहे थे, इस बात पर अड़ जाते हैं और इनकी बात नहीं मानते हैं कि आप तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करवा दो, हम तो आपकी जो बात है मान लेंगे या हम आंदोलन करेंगे ही क्यों। ठीक है, तो ये इनकी बात नहीं मानते हैं। अब बात देखिए आगे आती है 2 अप्रैल 1944 की बात, 2-3 अप्रैल 1944 की बात है। राजपूताना और मध्य भारत के लोग, ठीक है, राजपूताना और मध्य भारत के जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, इनकी उदयपुर में एक बैठक होती है। ठीक है, 2-3 अप्रैल, यानी 2 दिन तक, 2 और 3 अप्रैल को 1944 में राजपूताना के जो लोग या राजपूताना के कार्यकर्ता और जो मध्य भारत के जो कार्यकर्ता थे, इनकी उदयपुर में एक बैठक होती है। अब देखिए उदयपुर में बैठक होती है, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं एवी सरवटे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 2-3 अप्रैल 1944 को राजपूताना और मध्य भारत के कार्यकर्ताओं की एक उदयपुर में बैठक होती है। इस बैठक के अध्यक्ष एवी सरवटे को बनाया जाता है। इंदौर के जो नेता थे एवी सरवटे, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें जो किस प्रकार से जो डिसीजन लिया जा रहा है, जो किस प्रकार से बातचीत की जा रही है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? एवी सरवटे बने थे। आगे अपन और बात करते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। शुरू से पढ़ते आए हैं, राजनीतिक जो जन जागरण वाली जो बात किए थे, जो अपनी फर्स्ट क्लास रही थी प्रजामंडल से जो यानी संबंधित, उसमें ही बात कर लेते अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है 1927 में। इसका जो 6वां अधिवेशन होता है, 6वां अधिवेशन की अपन बात करते हैं, 31 दिसंबर 1945 को होता है। ठीक है, 1 जनवरी 1946 तक। ठीक है, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक होता है। 31 दिसंबर देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 2 साल वाला जो लफड़ा आप कंफ्यूजन हो जाओ।
31 दिसंबर की बात होती है, 31 दिसंबर को स्टार्ट होता है 1945 में, 1 जनवरी 1946 तक चलता है। ठीक है। उदयपुर में एक जगह पड़ती है सलेटिया मैदान। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा या आपको दिखाई दे रहा होगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना होती है 1927 में, इसका 6वां अधिवेशन होता है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक। ठीक है। इसका जो स्थान है उदयपुर के सलेटिया मैदान को रखा गया। भाई सलेटिया मैदान में अधिवेशन करेंगे। अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? अध्यक्ष इसके बनाए जाते हैं नेहरू जी। ठीक है। अध्यक्ष इसके बनाए, इस 6वें अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं नेहरू जी। अब आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि भारतीय लेवल की जो इसका जो संगठन है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये पूरे भारत के लेवल पर बनाया गया है, जो पूरे भारत के स्तर पर बनाया गया है। इसका जो अधिवेशन मेवाड़ में हो रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। और इसके अध्यक्ष भी कौन? भाई बड़े से बड़े नेता नेहरू जी, बड़े नेताओं में शुमार रखने वाले नेहरू जी इसके अध्यक्ष बन रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना आगे, अब इसमें बात करते हैं इस अधिवेशन में भाग कौन लेता है। और नेहरू जी के एक मित्र थे शेख अब्दुल्ला। ठीक है। जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं शेख अब्दुल्ला, जिन नेहरू जी के काफी क्लोज मित्र थे। हालांकि बाद में जाकर इनके बीच में दूरियां हो गई थी। तो देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी स्टार्टिंग में भाई बहुत ही क्लोज, यानी दोस्त बोल सकते हैं, मित्र बोल सकते हैं, फ्रेंड बोल सकते हैं, काफी अच्छी बनती थी, घुटती थी इनके बीच में, ये बनती थी अच्छी से। लेकिन बाद में जो भी राजनीतिक जो मामलों को लेकर नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के बीच में यानी खटपट हो गई थी, जो बनना बंद हो गया था। देखिए यहाँ तक पहुंच गई थी इनकी जो लड़ाई, तो कि नेहरू जी ने यानी शेख अब्दुल्ला को साउथ इंडिया में ले जाकर जेल में डाल दिया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस जो 6वें अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला भी भाग लेते हैं। देखिए अब बात आती है आगे, और 8 मई 1946 की बात आती है। 8 मई 1946 को ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में, ठीक है, 8 मई 1946 को ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में विधान निर्मात्री समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, विधान निर्मात्री समिति का गठन किया जाता है 8 मई 1946 को ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में। ये जो समिति थी, ये 11 सदस्यों की समिति थी। ठीक है, इस जो 11 सदस्यों की समिति में इस प्रकार से जो सदस्यों को डिवाइड किया गया कि 5 सदस्य तो प्रजामंडल से लिए जाएंगे और 6 सदस्य लिए जाएंगे राजा की तरफ से, जो राजा के आदमी होंगे। ठीक है, तो 11 में से 6 तो राजा के आदमी होंगे या 6 सदस्य की राजा के होंगे, और जो 5 आदमी होंगे, जो 5 सदस्य होंगे, प्रजामंडल से लिए जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में एक जो संविधान निर्मात्री समिति का जो गठन किया जाता है 8 मई 1946 को 1946 को, तो इसमें जो 11 सदस्यों की जो समिति थी, इसमें 6 जो सदस्य राजा की तरफ से लिए गए और 5 सदस्य प्रजामंडल की तरफ से लिए गए। ये जो समिति है, इस समिति में जो संविधान सभा की स्थापना की जो सिफारिश की गई, ठीक है, जो संविधान निर्मात्री समिति में संविधान सभा की स्थापना की सिफारिश की गई। अब जो सिफारिश की गई, ये जो सरकार को ठीक नहीं लगी, तो मेवाड़ सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया। भाई ये जो मांग है ये जायज नहीं है, कोई संविधान सभा की स्थापना नहीं करेंगे। ठीक है, बात आती है अक्टूबर 1946 की, अक्टूबर 1946 की बात आती है। मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल शास्त्री की बात आती है। मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल शास्त्री मेवाड़ की जो कार्यकारी जो परिषद बनाई गई थी, इसका सदस्य बनाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल शास्त्री को मेवाड़ की जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, इसका सदस्य बनाया गया अक्टूबर 1946 में। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल शास्त्री को मेवाड़ की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। थोड़ी सी मैं मोहनलाल सुखाड़िया की बात बताना चाहूंगा। मोहनलाल सुखाड़िया की बात वैसे भी अपन पहले कर चुके हैं। मोहनलाल सुखाड़िया
आगे चलकर राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनते हैं। रेगुलर 1954 से 1971 तक, 1954 से 1971 तक मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के। 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, देखिए इसके बाद में अब और थोड़ी सी मुख्य जो मोहनलाल सुगाड़िया की मैं बात बताऊं, इंदुबाला ग्रासिया से इन्होंने एक तो जाति से बाहर जाकर या दूसरी जाति में विवाह किया था, अंतरजातीय विवाह जिसको अपन बोलते हैं। एक प्रकार से इनकी जो लव मैरिज थी। ठीक है, आज भी अगर कोई बंदा लव मैरिज के लिए बोल देता है तो घर वाले वैसे ही आग बबूले हो जाते हैं, और उसमें भी अंतरजातीय विवाह के लिए बोल दे तो भाई कूट कूट के मार दे बंदे वो। ठीक है, तो देखिए मोहनलाल सुगाड़िया उस समय में भी अंतरजातीय विवाह और लव मैरिज कर लेते हैं इंदुबाला ग्रासिया से। ठीक है, देखिए जो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ था, जो हरिजन सेवा संघ की भी जिम्मेदारी मोहनलाल सुगाड़िया को दी गई थी। मोहनलाल सुगाड़िया उदयपुर का जो बंदा था, सुगाड़िया यूनिवर्सिटी है इनके नाम से। ठीक है, ये जो सुगाड़िया की अदर जानकारी थी, अदर जो इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, इसके बाद में अपन और बात करते हैं 3 मार्च 1947 की। ठीक है, 3 मार्च 1947 की और अपन बात करें तो 3 मार्च 1947 को मेवाड़ के संविधान की घोषणा की गई। ठीक है, 3 मार्च 1947 को मेवाड़ के संविधान की घोषणा की जाती है। मेवाड़ के संविधान की घोषणा की जाती है तो इसमें 46 जो मेंबर या 46 सदस्यों की एक धारासभा का प्रावधान था। ठीक है, जो संविधान सभा की घोषणा की जाती है 3 मार्च 1947 को, इसमें 46 या 46 जो सदस्य मेंबर, इनका जो प्रावधान था कि धारासभा बनाई जाएगी, लेकिन कार्यपालिका को जो विधानसभा का या कार्यपालिका को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। अब जो विधानसभा यानी कार्यपालिका को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया तो प्रजामंडल ने इसे अस्वीकार कर दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करते इसको, हम अस्वीकार करते हैं इसको, स्वीकार नहीं करेंगे इसको। ठीक है, कि इसमें कार्यपालिका तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, किस प्रकार से जो नीतियों का कार्यान्वयन करेगी, क्रियान्वयन करेगी, तो हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, बात आती है राघवाचारी। ठीक है, जो प्रधानमंत्री की अपन बात करते आए हैं, टीवी राघवाचारी। तो राघवाचारी के स्थान पर अब यहाँ पर मनोहर सिंह बेदला को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, मनोहर सिंह बेदला। ठीक है, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए देगा अपन बेदला की और बात कहां पर किए थे पिछले क्लासेस में। ठीक है, कोई बेदला का सामूहिक आमंत्रण की बात किए थे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए भाई कहां पर अपन बात किए थे। तो मनोहर सिंह बेदला को राघवाचारी के स्थान पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का नाम आप आता है। के.एम. मुंशी, जिनको अपन शॉर्ट में जानते हैं, तो इनका नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखना। के.एम. मुंशी को वैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। ठीक है, राघवाचारी के स्थान पर मनोहर सिंह बेदला को प्रधानमंत्री बनाया जाता है मेवाड़ का। के.एम. मुंशी को वैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। के.एम. मुंशी ने संविधान तैयार किया, जो भी इनकी राय थी वो रखी, तो के.एम. मुंशी को भी प्रजामंडल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, के.एम. मुंशी ने जो भी संविधान की गाइडलाइन दी, जो भी संविधान बनाकर तैयार किया, जो इनके द्वारा जो संविधान को तैयार किया गया था, उस संविधान को भी प्रजामंडल के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अब क्या करें? अब बात आती है दीवान जो था एस.बी. रामामूर्ति, दक्षिण भारतीय था ये भी एस.बी. रामामूर्ति। ठीक है, जो यहाँ का दीवान था एस.बी. रामामूर्ति दक्षिण भारतीय था। तो इसने ये इसकी सलाह से, एस.बी. रामामूर्ति की सलाह पर मोहन सिंह मेहता, ठीक है, अब मोहन सिंह मेहता की बात आई है, मनोहर सिंह बेदला अलग है। मोहन सिंह मेहता ने मुंशी संविधान में संशोधन किया। ठीक है, एस.बी. रामामूर्ति जो यहाँ का दीवान था, इसकी सलाह से मोहन सिंह मेहता ने मुंशी संविधान में थोड़ा बहुत संशोधन किया। संशोधन करके फिर पेश किया, भाई ये जो हमने संशोधन किया है, प्रजामंडल ने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना।
के एम मुंशी के संविधान को स्टार्टिंग में अस्वीकार कर दिया जाता प्रजामंडल के द्वारा। मोहन जो टी एस रामामूर्ति जो था, एस बी रामामूर्ति जो था, एस बी रामामूर्ति की सलाह पर मोहन सिंह मेहता ने मुंशी संविधान को संशोधित करके फिर पेश किया। इसको प्रजामंडल स्वीकार कर लेता है और फिर निर्वाचन में भाग ले लेता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए ये निर्वाचन में भाग वगैरह लेते हैं तो फिर इनकी जो बातें वगैरह जो मान ली जाती है वो बातें मान ली जाती है। फिर भाई लास्ट में उत्तरदायी सरकार की स्थापना तो होनी ही है। ये थी प्रजामंडल की बात। ये जो प्रजामंडल अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ जो मैं फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा, आप नोट डाल के लिख सकते हो। जो अपन बात कर रहे थे, जो मेवाड़ के बाहर, मेवाड़ के जो शाखाएं थी मेवाड़ प्रजामंडल की, तो महाराष्ट्र में थी। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल के उदयपुर के अतिरिक्त भी जो दो मुख्य केंद्र थे उनकी भी आप बात कर सकते हो या लिख सकते हो। क्वेश्चन बन सकता है मेवाड़ के उदयपुर के बाहर या मेवाड़ प्रजामंडल के उदयपुर के बाहर अतिरिक्त केंद्र कहां पर बनाए गए थे। एक तो था भीलवाड़ा में और एक था नाथद्वारा में। नाथद्वारा में एक जो अतिरिक्त केंद्र बनाया गया था, इसके जो नेता थे नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास। ठीक है, नाथद्वारा में जो केंद्र बनाया गया था, इसका जो नेता थे, दो नेताओं के नाम आता है, नरेंद्र पाल सिंह और एक नेता था प्रोफेसर नारायण दास। एक जो केंद्र बनाया गया था भीलवाड़ा में बनाया गया था, इसके जो मुख्य नेता थे रमेश चंद्र व्यास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए या नोट कर लेना चाहिए। ये बातें हो चुकी हैं। 18 अप्रैल 1948 की बात आती है। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का या मेवाड़ की अपन बात करते हैं तो संयुक्त राजस्थान संघ में विलय कर लिया गया था। वैसे अपन एकीकरण पढ़ेंगे उस समय और बात कर लेंगे। राजस्थान संघ को और मेवाड़ को मिलाकर संयुक्त राजस्थान संघ बना था। ठीक है, तीसरा जो चरण था संयुक्त राजस्थान वाला, इसमें राजस्थान संघ जिसे पूर्वी राजस्थान भी बोलते हैं, और इसमें मेवाड़ का विलय करके संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था। ठीक है, राज प्रमुख इसमें महाराणा भूपाल सिंह को बनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी इसके उद्घाटन करने के लिए आते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे और अपन विस्तार से एकीकरण पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। बलवंत सिंह मेहता की भी थोड़ी सी अलग से बात कर लेते हैं। इनके द्वारा जो संगठन बनाए गए थे, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा दो संगठन बनाए गए थे। एक जो था प्रताप यानी प्रताप सभा। ठीक है, 1915 में बनाते हैं। इसके द्वारा जो प्रताप सभा के द्वारा फिर क्या किया जाएगा भाई, प्रताप जयंती मनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्रताप सभा किसका संगठन था? बलवंत सिंह मेहता का संगठन था। और एक जो संगठन बनाते हैं ये वनवासी आश्रम। ठीक है, 1943 में बनाते हैं। प्रताप सभा 1915 में बनाते हैं और जो वनवासी आश्रम बनाते हैं 1943 में, 1943 में। यानी एक तो 1915 में बना लेते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं 1943 में बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बलवंत सिंह मेहता थे ये संविधान सभा के सदस्य भी बनते हैं और राजस्थान की तरफ से संविधान सभा में ये जो हस्ताक्षर करने वाले पहले बंदे थे, जो फर्स्ट कैंडिडेट थे। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता। तो ये थोड़ी अदर इंफॉर्मेशन इनकी, ये भी थोड़ी जान लिया करो या ध्यान रख लिया करो। लेकिन बोर मत हुआ करो। जो इधर जो अदर फैक्ट होते हैं इनसे ये कुछ जानकारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, इनको बताने की भी। ठीक है, तो बलवंत सिंह मेहता यानी जो संविधान सभा के सदस्य भी बने थे राजस्थान की तरफ से, जो पहले बंदे थे हस्ताक्षर करने वाले, जो साइन करने वाले संविधान सभा में। ठीक, अब तो देखिए ये बात है नारायणी देवी का जो मैं फैक्ट बता दिया था। जो नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी थे। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है नारायणी देवी वर्मा, तो मेवाड़ प्रजामंडल से थोड़े ढंग से जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है नारायणी देवी वर्मा मुख्यतः किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, तो फिर ऑप्शन में मेवाड़ प्रजामंडल आ जाएगा। 3 ऐसे प्रजामंडल आ जाएंगे जिनसे नारायणी देवी वर्मा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भगवती देवी विष्णु का नाम ध्यान रख लेना। ये बात हो चुकी है 1938 में जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, इसकी कंप्लीट बात हो चुकी है। पिछली क्लास में और जो प्रजामंडल थे उनकी बात कर लिए थे 1938 में जिनकी स्थापना हुई थी। अब जो छोटे छोटे प्रजामंडल बचे हैं मुझे लगता है शायद एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उनकी भी अपन बात कर लेंगे। जैसे सिरोही है, किशनगढ़ है, जैसलमेर है, कोटा प्रजामंडल है, कुशलगढ़ प्रजामंडल है। इनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ी सी मैं मौखिक बात वापस साफुरा प्रजामंडल की बताना चाहूंगा। तो साफुरा जो था ये मेवाड़ से हटकर अलग होता है, मेवाड़ से अलग होता है।
अपन वैसे शाहपुरा प्रजामंडल की पिछली क्लास में बात कर लिए थे। स्थापना 1938 में होती है। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा जी अजमेर यानी मेवाड़ से अजमेर की तरफ आ रहे थे और अजमेर में दो लोग मिलते हैं इनसे, ठीक है। अजमेर जा रहे थे तो अजमेर रास्ते में दो लोग मिलते हैं, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा, ठीक है। तो लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा माणिक्यलाल वर्मा जी की सलाह से या इनकी प्रेरणा से शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और यहाँ के इस समय जो राजा रहते हैं, जो शाहपुरा के सुदर्शन देव राजा रहते हैं और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा रहते हैं, ठीक है। शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। ये बात हो चुकी है 1938 तक जो प्रजामंडल स्थापित होते हैं उनकी। नेक्स्ट क्लास में अपन और प्रजामंडलों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं।